जय हिंद दोस्तों। मैं हूं उदित और आप देख रहे हैं जियो टॉक्स। आज का वीडियो है अफगानिस्तान कंटेस्टेड हिस्ट्री का पार्ट 2। जो हमने पिछला पार्ट कवर किया था, आज उसका सेकंड पार्ट है। तो लास्ट पार्ट अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने कहानी छोड़ी थी अफगानिस्तान की 1992 में। अब जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1992 में जो मुजाहिदीन थे उन्होंने काबुल कैप्चर कर लिया था, जो कि कैपिटल अफगानिस्तान का। सोवियत यूनियन का विड्रॉ हो गया था 1989 तक। अमेरिकन भी और सीआईए जो थी 1990 तक वापस चले गए थे, सब वहां से हट गया था सबका ध्यान। तो जब मुजाहिदीन ने जो थे, ऐसा आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अलग अलग फैक्शंस, अलग अलग ग्रुप्स थे, उनमें जो दो सबसे पावरफुल थे जिनके बीच में पावर का कॉन्टेस्ट चल रहा था, वो चल रहा था हिज़्ब इस्लामी जो गुलबुद्दीन हिकमतयार की थी, और जमाते इस्लामी जो बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद की थी। तो 92 में अहमद शाह मसूद की जमाते इस्लामी ने कैप्चर करा काबुल 90। और उसके बाद जो काबुल में उस समय प्रेसिडेंट था नजीबुल्लाह, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का था, वो गिरा दी गई। उनके जो आर्मी वगैरह वाले थे वो पकड़ लिए गए, मार दिए गए। तो नजीबुल्लाह उस समय यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के जैसे कहते हैं ऑफिस में, कंपाउंड में चला गया। उसने कहा मेरे को वही शरण दे दो, अब यहाँ तो मेरे को मार देंगे पकड़ के अगर इनके कंट्रोल में आ गया। तो जब ऐसा हुआ तो उससे पहले जो 1988 में ये जो मुजाहिदीन इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी पाकिस्तान की, आईएसआई ने मदद करके, सारे अलग अलग जो पेशावर 7 फैक्शन था उन्हें लेकर, तो सबको ये लगा था कि भाई अभी ये पावर में आ गए तो शायद ये पावर शेयरिंग करके एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, सब लोग मिल बांट के, अलग अलग फैक्शंस जो है मुजाहिदीन के। बट ऐसा हुआ नहीं। जब एक फैक्शन ने आगे बढ़ के कब्जा कर लिया अहमद शाह मसूद ने, तो उसी समय गुलबुद्दीन हिकमतयार जो हिज़्ब इस्लामी का था वो चिढ़ गया। उसने वो काबुल के आउटस्कर्ट्स पे आके, मतलब 60-70 किलोमीटर बाहर तक आके उस रॉकेट फायरिंग वगैरह करनी चालू कर दी थी। तो और अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में जब सोवियत यूनियन का विड्रॉल हो गया और जो मेन जो काबुल कैपिटल से अफगान गवर्नमेंट, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, वो गिर गई। तो उसके बाद फिर सब फौज वगैरह ने हथियार डाल दिए, पुलिस वुलिस सब हट गई, और सारी जो अलग अलग सरकारी जो इदारे होते हैं, पार्लियामेंट वगैरह हो गया या कुछ भी संसद वगैरह हो गया या आर्मी बेसिस हो गए, पुलिस स्टेशन वगैरह हो गए, वहां अलग अलग मुजाहिदीन के ग्रुप्स ने कब्जे कर लिए। तो उस समय की प्रेजेंट सिचुएशन ये थी 92 की कि जो जमाते इस्लामी थी अहमद शाह मसूद और बुरहानुद्दीन रब्बानी की, उसमें बुरहानुद्दीन रब्बानी को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया और अहमद शाह मसूद को डिफेंस मिनिस्टर। और उन्होंने जो नॉर्दर्न इलाका है अफगानिस्तान का, जो ताजिक मेजोरिटी इलाका है, क्योंकि ये दोनों ताजिक थे, ठीक है, इसके बारे में भी लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं, जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में। तो जो नॉर्दर्न इलाका, पंशीर वैली, तालोकान, आसपास का इलाका और काबुल जो हो गया, ये सारा कंट्रोल में आ गया जमाते इस्लामी के। और फिर अलग अलग ग्रुप्स जो ये पक्तिका और जलालाबाद वगैरह, ये यहाँ पर जलालुद्दीन हक्कानी जो था, ये उसने कंट्रोल ले लिया, उसकी पार्टी ने। फिर एक जो हेरात के पास का इलाका, वो इस्माइल खान की जो हजारा शिया पार्टी थी, उन्होंने कंट्रोल ले लिया। गुलबुद्दीन हिकमतयार के अलग अलग स्पॉट्स में अलग अलग जगह कंट्रोल था अफगानिस्तान के। तो मतलब ऐसा था कि काबुल में उन्होंने एक इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान करके सरकार तो घोषित कर दी थी अहमद शाह मसूद और बुरहानुद्दीन रब्बानी ने। बट ये नहीं था कि उनका पूरा अफगानिस्तान पे कंट्रोल था। अफगानिस्तान पे उनके मात्र उनका 20-25% पे कंट्रोल था, बाकी 20-25% पे गुलबुद्दीन हिकमतयार का कंट्रोल था, और बाकी 8%, 5%, 6% अलग अलग ग्रुप्स ने, अलग अलग जो तंजीमें थी। अच्छा, एक बात और बताएं, जो पेशावर 7 जो ये 7 ग्रुप्स थे, जब सोवियत के खिलाफ लड़ाई चल रही थी तो ये फिर भी 7 मेन यही 7 ग्रुप थे, क्योंकि इन्हें हथियार वगैरह की सप्लाई होती थी आईएसआई और अमेरिका की तरफ से, तो ये फिर भी यूनाइटेड थे। जब एक बार सोवियत विड्रॉल हो गया तो फिर छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप सब अलग अलग हो गए, अलग अलग बढ़ गए, आपस में लड़ने लगे। फिर जैसे वो माफिया लोग नहीं लड़ते टेरिटरी के लिए एक दूसरे के साथ, तो वैसे ही वो टेरिटरी के चक्कर में, पावर के चक्कर में एक दूसरे से लड़ने लगे। तो 1992 से लेकर 1994 तक ऐसा सिचुएशन हो गया था कि बिल्कुल लॉलेसनेस आ चुकी थी अफगानिस्तान में। काबुल और उसके आसपास का 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर का इलाका, और ऊपर वो पंशीर वगैरह में थोड़ी स्टेबिलिटी थी, जहां पर ये इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान इन्होंने घोषित करके सरकार बनाई थी अहमद शाह मसूद और रब्बानी, बुरहानुद्दीन रब्बानी ने। पर उसके अलावा वॉरलॉर्ड्स थे, अलग अलग लोग अपने अपने अलग अलग कंट्रोल इलाकों पे कर रखा था। वहां पर फिर वो गुंडागर्दी करते थे, टोल टैक्स में फिर वसूलियां करते थे गरीबों को जाकर, जैसे जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, जो लैंड ओनर्स वगैरह होते हैं, उनसे फिरौतियां लेना, जो बेसिकली वो गुंडाई माफिया ही नहीं चलती कि जाके पैसे वालों को बच्चे किडनैप कर लिए कि भाई पैसे दो, फिरौतियां दो। तो इस प्रकार की एकदम लॉलेसनेस हो गई थी। अलग अलग वॉरलॉर्ड्स अपने अपने अलग अलग इलाकों में हो गए थे। कुछ ऐसे भी थे कि जिनका कोई ग्रुप से लेना नहीं था, वो छोटे से एक गांव के ही वो माफिया है, तो वहां पर अपने 50 लड़के हथियारों के साथ लेके खड़े हो गए। क्योंकि अफगानिस्तान का, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई हथियार तो वहां हर घर में मिलते हैं, और जब से ये सोवियत इन्वेजन के बाद हथियारों का ऐसा वो आया था कि मतलब हर घर में आपको 20 बंदूकें मिल जाएंगी, AK-47 रखी हुई, तो हथियार सबके पास थे। तो ऐसे बिल्कुल जिसे कहते हैं लॉलेसनेस हो चुकी थी। अब आते हैं हम 1994 में। अब 1994 में आते हैं हम कंदहार शहर में।
कंदहार जो शहर है सदर्न अफगानिस्तान में आता है। और आपको बता दूं थोड़ा कंदहार का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि कंदहार जो जिसने फर्स्ट जो राजा था, अमीर था अफगानिस्तान का, जिसने जो मॉडर्न अफगानिस्तान की जो इस आज के टाइम पे टेरिटरी है वो बनाई थी, वो था अहमद शाह दुरानी। ठीक है, 1700s में उसने कैप्चर करके ये अफगानिस्तान की जो पहला, मतलब जिसे कहते हैं मॉडर्न अफगानिस्तान का जो फाउंडिंग फादर माना जाता है वो अहमद शाह दुरानी को माना जाता है। उसकी कैपिटल जो है वो कंदहार ही है, क्योंकि वो कंदहार का ही रहने वाला दुरानी पश्तून, एक पश्तूनों की ट्राइब होती है, दुरानी पश्तून था। और कंदहार जो एक जिसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल कैपिटल माना जाता है वो पश्तूनों का। हालांकि वैसे जो कैपिटल है वो काबुल है, पर एक आइडियोलॉजिकल उसे माना जाता है। तो कंदहार में 1994 में ये सिचुएशन हो गई थी कि भाई अलग अलग माफिया, टोल टैक्स वगैरह में वॉरलॉर्ड्स अलग अलग बैठ गए थे। उसमें फिर वो क्या है, वो बच्चियां उठा के रेप वगैरह भी करते थे। एक बच्चाबाजी एक चीज होती है अफगानिस्तान में, वो मैं वीडियो पे नहीं बोलूंगा, किसी जानना हो तो गूगल पे सर्च करना कि बच्चाबाजी क्या होती है, वो भी बहुत होने लगी थी। और ये गरीबों को परेशान वगैरह करना। तो उस समय फिर ऐसा हुआ कि वहां के लोग इतने परेशान हो गए, सदर्न अफगानिस्तान के जो पश्तून थे, उन्होंने कहा यार कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा ये लॉलेसनेस के खिलाफ। इन्होंने तो जो हमने इस्लाम के नाम पे लड़ाई लड़ी थी और ये कम्युनिस्ट सोवियट्स को हराया था अफगानिस्तान से, और अब इन्होंने घोषित भी कर दी काबुल में इस्लामिक स्टेट नाम की एक जिसे कहते हैं सरकार, पर इनमें तो कुछ इस्लामी है ही नहीं है, तो सब गैर इस्लामी काम कर रहे हैं। और कोई नाम के ही है, कोई इस्लाम को मानने वाले लोग तो है नहीं, तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, नशे भी करते हैं, सूखे नशे जो वहां पर चरस वगैरह चलता है वो भी करते हैं, शराब पी के घूमते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो हमने तो सोचा था कि हम इस्लाम के नाम पे लड़ रहे हैं। तो तब वहां पर लोकल कंदहार में पश्तूनों ने जो मौलवी मौलाना वगैरह थे, अलग अलग जो मस्जिदों में पढ़ाते थे, जो तालीम दिया करते थे, उन लोगों ने मिलकर एक मीटिंग करी कि भाई ऐसा क्या करें, इसको हमें लॉलेसनेस को खत्म करना है। क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये वो जो काबुल में बैठे हुए हैं अहमद शाह मसून और बुरहानुद्दीन रब्बानी, उनको यहां से मतलब नहीं है। वो वैसे भी वो एथनिकली ताजिक है, उनकी आर्मी पूरी ताजिक है, ताजिकों का कंट्रोल होगा। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में अफगानिस्तान की 250 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि काबुल में कोई ताजिक गवर्नमेंट बैठी है या कोई ताजिक लीडर बैठा है या प्रेसिडेंट बना हो। उससे पहले कोई ताजिक नहीं था। हमेशा से जो अफगानिस्तान का लीडर हमेशा पश्तून ही रहा है, और पश्तून भी या तो वो उससे ही रहा है, क्या बोलते हैं, दुरानी ट्राइब से ही रहा है, जो कि अहमद शाह अब्दाली, जो अहमद शाह की जो ट्राइब थी। तो मतलब वो बेसिकली कंट्रोल हमेशा से अफगानिस्तान पे पश्तूनों का ही रहा है। पश्तूनों का भी जो है वो या तो दुरानी या गिलजाई ट्राइब, गिलजाई वही ट्राइब है जो हमारे यहाँ पर भी थे, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह वही ट्राइब है। तो यही दो ट्राइब का रहता है कंट्रोल, बदलता रहता था। एनीवे, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि कोई ताजिक लीडर आके बैठा था अफगानिस्तान में। तो उन्हें वैसे ये पसंद नहीं था पश्तूनों का कंदहार के। तो उन्होंने फिर एक मीटिंग करी, तो उसमें उन्होंने अलग अलग जो उलेमा और मौलवी वगैरह जो बैठे थे, उन्होंने उसमें डिसाइड करा कि भाई हम अपना लीडर बनाते हैं। मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद नाम का एक था, वो लोकल एक वहां की कंदहार की मस्जिद का एक मौलवी था जो पढ़ाता था वहां पर, और उसने सोवियत के टाइम पे जिहाद में पार्टिसिपेट करा था। 79 से 89 10 साल वो लड़ा था। यूनुस खालिस का जो ग्रुप था, हिज़्ब इस्लामी खालिस, उसके अंडर कमांडर रह चुका था वो कंदहार का। तो उसके बाद जब वो सोवियत वापस चले गए, तो फिर वो लड़ाई वड़ाई छोड़ के वापस अपने गांव कंदहार चला गया था, कि वो फिर अपनी मस्जिद में जाके वापस वहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ाने लग गया था। जो मदरसा में जो पढ़ाते हैं, जैसे कुरानिक टीचिंग्स वगैरह होती हैं, वो करने लग गया था। उसने हथियार वगैरह डाल दिए थे। तो फिर लोगों ने उसे चूज करा कि भाई हम इसे अपना लीडर बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कमांडर है, उसे लड़ाई का एक्सपीरियंस है, 10 साल लड़ चुका है, कमांडर रह चुका है, यहाँ लोकल कंधार के फैक्शन का बड़े ग्रुप में लड़ चुका है, कॉन्टैक्ट्स भी हैं बड़े बड़े पश्तूनों से, क्योंकि उस समय का ग्रुप्स में लड़ चुका है। तो हम इसे अपना लीडर चूज करते हैं और हम एक मूवमेंट खड़ी करते हैं कि उन्होंने, उनका पहले जो ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो वॉरलॉर्ड्स, ये टोल टैक्स में बैठे हैं और ये जो बच्चियां और लड़के वड़के उठा रहे हैं, ये सब इन लोगों को पहले हमें खदेड़ के यहां से बाहर करना है। तो फिर यहां से उस मूवमेंट की जो स्टार्ट हुई, तब तक उन्होंने अपनी मूवमेंट का कोई नाम नहीं दिया था। उन्होंने क्या करा, उनके पास जो लड़ने वाले लोग थे कहां से आते, वो सारे जो थे वो मौलवी मौलाना मदरसों में पढ़ाने वाले थे। तो उन्होंने मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे और स्टूडेंट्स थे, जो तालीम लेने आए थे, उन्हें खड़ा करा कि हम लड़ने चलते हैं, अब हम असली शरिया लॉ लगाएंगे, इस्लामिक जो कहते हैं कि इस्लाम को फॉलो करके। ये जो गैर इस्लामी काम हो रहे हैं हम इन्हें नहीं होने देंगे अफगानिस्तान में, अपनी धरती पे। अब वो वहां से चले बच्चों को लेकर। तो स्टार्टिंग में कहा जाता है कि कोई 50 या 100 बच्चे 2-3 मदरसे से इकट्ठा होकर, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में बंदूक लेकर, क्योंकि बंदूकें जैसे मैंने आपको बताया कि सबके पास थी, तो बंदूकें वो पुरानी बंदूकें 10 साल 15 साल पुरानी, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बंदूकें वो पड़ी हुई है, जिसमें 5 ही गोलियां चल रही हैं, आधी खराब है, वैसे ही बंदूकें लेके, एक हाथ में बंदूक और एक हाथ में कुरान लेके जाते थे। और कोई भी जैसे कोई माफिया या लीडर होता था, उसके जैसे उसका जो इलाका है उसके बाहर, कंपाउंड के बाहर, एक हाथ में कुरान एक हाथ में मदरसा लेके जाते थे कि या तो सरेंडर कर दे, हमारे साथ मिल जा, या फिर क्या बोलते हैं, या तो कुरान हाथ में पकड़ के इस पे कसम खा
कि अब तू जो करेगा वो इस्लामी काम करेगा और हमारे साथ मिलके करेगा, या फिर बंदूक से गोली का। तो दो ही ऑप्शन थे, या तो सरेंडर करके हमसे मिल जाए या गोली का। तो ऐसे करके जब उन्होंने कहा तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, मुल्ला उमर ने जाके दो तीन जो लड़कियां एक वॉरलॉर्ड ने पकड़ रखी थी 8-10 साल की छोटी छोटी बच्चियां रेप वगैरह करने के लिए, कोई एक गांव की वहीं के लोकल कंधार की, तो उन्हें जाके वहां पे लड़ाई करके उस वॉरलॉर्ड को मारा, छुड़वाया और उस वॉरलॉर्ड को चौराहे पे टांग दिया मार के। तो एक थोड़ी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो लोगों को लगा कि भाई ये तो सही काम कर रहा था, तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके और भी जो कंधार तो जैसे बहुत बड़ा एक प्रोविंस है, तो उसमें अलग अलग गांव अलग अलग शहरों से काफी लोगों को उसके बारे में सुनने में आया कि अरे इसने कोई सही काम करा है, ये जो एक इस्लामिक मूवमेंट की मतलब उस हिसाब से चल रहा है, तो उसे ऐसे सपोर्ट मिलता रहा। और भी वो लोग जाके भी, और जो उलेमा वगैरह थे जिन्होंने फैसला करा था, वो लोग मिल मुला के औरों से बात करते रहे कि आइए आप हमें सपोर्ट करें। तो ऐसे करते करते कंधार की लगभग सारी मदरसों से बच्चे उसके साथ जुड़ने चालू हुए। तो तब इसका नाम लोगों ने दिया तालिबान। अब तालिबान का जो मैं आपको मतलब बताऊं, जो तालिब का मतलब पश्तो में होता है स्टूडेंट की, मदरसा में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट, तो तालिबान उसका प्लूरल हो गया कि स्टूडेंट्स। तो मतलब तालिबान का जो मतलब यही है कि स्टूडेंट्स, जो मदरसा में पढ़ने वाले जो होते हैं, जो तालीम ले रहे होते हैं, कुरानिक स्टडीज कर रहे होते हैं, तो वहां से इसका नाम पड़ा था तालिबान। अब 94 के एंड तक आते आते तालिबान ने सबको खदेड़ के मार पीट के, जितने वॉरलॉर्ड्स घूम रहे थे इनको सबको, क्योंकि मदरसा के बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, और उनका जो लीडर था उसे कहता है कि बहुत कैरिज्मेटिक माना जाता था मुल्ला उमर को, और उसने कहा कि भाई ऐसा है हमारा इंसाफ, तो फिर हम तो चलेंगे किताब के हिसाब से, शरिया के हिसाब से, खत्म कहानी। उसने वहां पर जब धीरे धीरे करके कैप्चर करना चालू करा, पहले उसने कंधार में सबको पीट पाट के भगाया, जो लोग कहते थे, जो उसके साथ थोड़े बहुत जो मिल गए लोकल वॉरलॉर्ड्स, उन्हें कुरान पे कसम वसम खिलवा के कहा कि अब हम जो भी करेंगे इस्लामिक काम करेंगे, और बाकी जो नहीं थे उन्हें मार दिया, भगा दिया। दो चार टैंकर वैंकर पकड़ लिए लोकल वॉरलॉर्ड से, फिर टैंकरों के जो वो होती है आगे की बंदूक, उस पर फांसी लगा के टांग के पूरे शहर में घुमाना चालू करा। जो गलत काम करते थे, रेपिस्ट वगैरह थे या कोई मर्डरर वगैरह थे या कुछ इस टाइप के लोग थे गलत, जो या ड्रग्स स्मगलर वगैरह थे, तो जो ऐसी इनकी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो इनको वहां के जो लोकल ट्रकर्स थे, जो सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से होके पाकिस्तान में जिनका ट्रकिंग का बिजनेस था सप्लाई करने का, वो लोग भी बहुत परेशान थे। हर टोल टैक्स पे वॉरलॉर्ड्स थे, उनके सामान छीन लेते थे, पैसे ज्यादा लेते थे, तो उन्होंने थोड़ा सपोर्ट इन्हें देना चालू करा कि अगर फाइनेंशियल, अगर तुम्हें कुछ जरूरत है हथियार वथियार की, तो हम दे देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। अब फिर मुल्ला और उमर ने डिक्लेयर करा, जो कि तालिबान का अमीर था, कि भाई हम पूरे अफगानिस्तान को आजाद करवाएंगे, इस्लामिक बनाएंगे। उन्होंने कंधार से चलना स्टार्ट करा। कंधार से चलते चलते फिर वो जो आसपास के इलाके हैं, इन्हें बेसिकली आज भी तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड इन 4 प्रोविंस को ही माना जाता है। एक कौन सी है? कंधार, हेलमंड, जाबुल और उरुजगान। ये बेसिकली 4 प्रोविंस हैं जिन्हें कंधार का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना था, और यही 4 प्रोविंस थी जो सबसे पहले तालिबान ने 1994 में कैप्चर करी थी, 6-7 महीने के अंदर अंदर। तो ये तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया, क्योंकि वहां के जो भी लोग हैं वो तालिबान से एकदम बिल्कुल 100% अलाइंड है उनकी आइडियोलॉजी से, आज भी और तब भी। तो वहां से इन्होंने चलना स्टार्ट करा। फिर ये बात है साउथ की। फिर ये साउथ से चले साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में, करते करते इन्होंने और थोड़े थोड़े शहर पकड़ने चालू करे, लड़ाइयां होती रही। और काफी ऐसा हुआ कि जब तालिबान की मूवमेंट के बारे में लोगों को पता चला और उन्होंने कहा यार ये लोग तो काम सही कर रहे हैं, हम लोगों ने 10 साल अपना खून बहाया, इतने लोग मरवाए, तो इसीलिए तो मरवाए थे कि इस्लामिक शरिया लगे, हमें इस्लामिक गवर्नमेंट बनानी थी। अब या तो इस्लाम का कोई लेना देना ही नहीं हो रहा, अलग अलग रेपिस्ट, मर्डरर, वॉरलॉर्ड्स घूम रहे हैं। वो जो काबुल में सरकार बैठी है उनको कोई मतलब नहीं है कि पूरे देश में क्या हो रहा है, वो तो 100 किलोमीटर के दायरे में अपना जैसे कहते हैं शासन चला के बैठे हुए हैं, और अलग अलग वॉरलॉर्ड आपस में सिविल वॉरें चल रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, मर रहे हैं सिविलियंस, अभी भी देश का बुरा हाल ही हो रखा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो लोग काफी इंप्रेस हुए, तो तालिबान की मूवमेंट के साथ धीरे धीरे जुड़ते जाए। अब 1995 में क्या हुआ, जलालुद्दीन हक्कानी, जो कि पक्ति का खोज, एक बहुत कमांडर, जैसा मैं पिछली वीडियो में मैंने उसका नाम लिया था, जलालुद्दीन हक्कानी, बेसिकली हक्कानी नेटवर्क है, तालिबान के अंदर का ही एक फैक्शन है। तो उस समय वो अलग एक ग्रुप हुआ करता था, तो वो भी पश्तून है, ठीक है, और ये भी पश्तून है। जो कंधारी फैक्शन जो तालिबान का है वो भी पश्तून बेसिकली तालिबान आज भी प्रेजेंट टाइम में भी एक मेजॉरिटी पश्तून मूवमेंट ही है। उसके जो जितने भी लीडर्स हैं या फाइटर्स हैं, जो भी 90 से 95% वो पश्तून ही है, माइनॉरिटी में बाकी थोड़े बहुत और होंगे। और उस समय 90s में तो 100% पश्तून मूवमेंट थी। तो जलालुद्दीन हक्कानी ने अपना सपोर्ट दिया कि ठीक है हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। तो इनमें एक वो होता है कि पश्तून वाली बात तो एक तो हो ही गई, तो उन्होंने एक उसे कहते हैं बैत लेना। बैत मतलब होता है कि हाथ के ऊपर हाथ रख के ओथ ऑफ लॉयल्टी प्लेज करी जाती है। पठानों में भी एक कल्चर है और इस्लाम से भी लेना देना इसका। तो ऐसा करके जलालुद्दीन हक्कानी ने करा। 8-10 हजार फाइटर जलालुद्दीन हक्कानी के थे, इतने तालिबान के पास भी 8-10 हजार फाइटर हो गए थे। तो इनके पास उस समय 18-20 हजार फाइटर्स हो गए थे लड़ने वाले, और फाइटर जितने भी थे सारे ये तालिब मतलब जो स्टूडेंट्स मदरसा में पढ़ने वाले लोग ही थे। तो लड़के 14-15 साल से लेके
25-30 साल तक इतने के ही लड़के थे जो फाइटर्स थे, और बाकी जो लीडरशिप थी वो सारे जो मौलवी अलग अलग मदरसों में पढ़ाते थे, मौलाना मुल्ले मौलवी वो सब थे, उलेमा वगैरह। तो ये था। अब ये 95 में आ गए हम। अब 95 में जब इन्होंने ऐसा करना स्टार्ट करा तो पाकिस्तान में आईएसआई की नजर पड़ी। उन्होंने कहा यार ये तो पावरफुल लग रही है कोई तंजीम। अच्छा, अभी 95 तक ऐसा हुआ था कि जैसे मैंने आपको बताया कि 92 में ही काबुल पे कब्जा अहमद शाह मसूद ने कर लिया था, पर जो आईएसआई का फेवरेट था वो गुलबुद्दीन हेकमतयार था, जो इनसे लड़ रहा था। और क्योंकि आईएसआई का स्टार्टिंग से ये था कि गुलबुद्दीन हेकमतयार उनका 70s से रहा है फेवरेट, 75-76 के टाइम से। वो सोवियत के टाइम पे भी सबसे ज्यादा जो मदद फाइनेंशियली और हथियार वगैरह वो उसके ग्रुप को ही देते थे, गुलबुद्दीन हेकमतयार को। तो उनका फेवरेट वो था। तो वो इस समय भी 95 तक जब ये तालिबान का सदन अफगानिस्तान में चल रहा था और गुलबुद्दीन हेकमतयार काबुल में लड़ रहा था जमाते इस्लामी अहमद शाह मसूद से, तो जो सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान की आर्मी फाइनेंशियली और हथियार वगैरह वो सब वो गुलबुद्दीन हेकमतयार को ही कर रही थी। पर जब उन्हें लगा कि यार हमने 3 साल वेट कर लिया, 92 से 95 हो गए, 3 साल में गुलबुद्दीन हेकमतयार काबुल कैप्चर नहीं कर पाया अहमद शाह मसूद से, और इधर एक दूसरी एक जो तंजीम बनी है और ये धीरे धीरे करके कैप्चर करना चालू कर रही है टेरिटरी, और पश्तून है। क्योंकि पाकिस्तान का फंडा क्लियर था कि हमें जो भी सरकार चाहिए वो एक तो इस्लामिक सरकार चाहिए अफगानिस्तान में, प्लस वो पश्तून होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी पश्तून है। वो किसी ताजिक या उज्बेक को नहीं देखना चाहते थे बैठा हुआ अफगानिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो दोनों क्राइटेरिया ये तंजीम हमारा पूरा कर रही है तालिबान, ये पश्तून भी है और ये इस्लामिक भी है, कह रहे हैं कि हम इस्लामिक गवर्नमेंट बनाएंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे करके गुलबुद्दीन हेकमतयार से सपोर्ट खींच के इन्हें देना स्टार्ट करा। अब ऐसे ही करते करते एक दिन तालिबान पहुंच गया गुलबुद्दीन हेकमतयार के वहां स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाहर तक। तो गुलबुद्दीन हेकमतयार को थोड़ा आईएसआई ने भी प्रेशर डाला, और गुलबुद्दीन हेकमतयार को समझ आया कि मैं तो यार 3 साल से लड़ रहा हूं, मेरे फाइटर थके हुए हैं, मर भी चुके हैं, काफी सारे घायल हैं ना, मेरे पे हथियार ज्यादा बचे हैं लड़ने के लिए, मैं 3 साल से क्योंकि रेगुलरली लड़ रहा हूं काबुल में। तो गुलबुद्दीन हेकमतयार वहां से हो गया फरार, वो निकल गया ईरान। और उसके जो गुलबुद्दीन हेकमतयार के जो कितने भी कमांडर वगैरह थे उन्होंने हथियार डाल के सरेंडर करके तालिबान ज्वाइन कर ली, इनमें मिल गए, क्योंकि वो थे गुलबुद्दीन हेकमतयार का भी जो ग्रुप था वो मेजोरिटी 90-95% वो भी पश्तून ही था, और गुलबुद्दीन हेकमतयार को भयंकर रेडिकल माना था, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया। अब ये आते आते हो गया 1996। अब इधर दूसरी एक कहानी चलते हैं, हम लेके चलते हैं 2 मिनट के लिए सूडान। उस समय ओसामा बिन लादेन था सूडान में, अपनी अलकायदा उसने बना ली थी, और वो सूडान में रह के हमले कर रहा था अलग अलग जगह पे, वहां मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में अमेरिकन बेसिस पे और अमेरिकन फौजियों पे हमले करता था। उसने 90, क्योंकि जब सोवियत यूनियन ने विड्रॉ करा था 1990 में, ओसामा बिन लादेन भी अफगानिस्तान से चला गया था कि भाई जिहाद खत्म हो गया, अब ये लोग अपनी जो सरकार बनाएंगे, अब मैं चलता हूं, अब मुझे तो ग्लोबल जिहाद करना है। उसका एजेंडा अफगान लोगों से नहीं मिलता था, तो वो वहां से अपने फाइटर्स वगैरह को लेकर सूडान चला गया था, क्योंकि उस समय सूडान में भी एक इस्लामिस्ट गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने उसे कहा था कि आप आ जाइए, तो उन्होंने वेलकम करके सूडान के अंदर ओसामा बिन लादेन को जगह वगैरह दे दी, वो फ्रीली घूमता था वहां, बॉडीगार्ड वगैरह सप्लाई कर रखे थे उसे। अब उसने 90 से लेके 95-96 तक भयंकर हमले करने चालू करे, सऊदी अरेबिया में करवाए, यमन में करवाए, अलग अलग जगह अमेरिकन बेसिस पे हमले करवाए। तो अमेरिका ने और सीआईए ने प्रेशर डाला सूडान की गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई इसे बाहर निकालो या तो हमारे हवाले करो। अब सूडान की गवर्नमेंट ने कहा यार हम हवाले करेंगे तो पूरे मुस्लिम उम्मा में हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि तुमने एक मुजाहिद को हवाले कर दिया, क्योंकि भाई मुसलमानों के और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की आंखों में तो ओसामा बिन लादेन को आज भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर इमरान खान ने शहीद बताया था ओसामा बिन लादेन को। तो एक वो माइंडसेट है ना, तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे अमेरिकनों के हवाले कर देंगे तो हमारी लेजिटिमेसी पे सवाल उठ जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई तू निकल ले यहाँ से, हमारे देश में रहेगा तो कलेश होगा। तो उन्होंने उसे भेजा था। तो 1996 में ओसामा बिन लादेन पहुंच गया जलालाबाद अफगानिस्तान, अपने पूरे प्राइवेट प्लेन लेके पहुंचा था। आपको जैसे पता है वो तो भयंकर पैसे वाला था, सऊदी के टॉप जिसे कहते हैं टॉप 10 जो पैसे वाले लोग थे उनमें से बेटा था। अब्दुल्ला बिन लादेन उसके बाप का नाम था। वहां का बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन और ऑयल वाला वो था, कंपनी थी उसकी बहुत बड़ी। तो ओसामा बिन लादेन अपने अरब फाइटर्स जो अफगानिस्तान के टाइम के उसके साथ थे, उसमें चेचन भी थे, सेंट्रल एशियन वगैरह भी थे, और मिडिल ईस्ट के टूनिशिया, मोरक्को, सऊदी वऊदी यहाँ के वो अपने फाइटर्स जो लेकर पहुंच गया यहाँ पर पूरे प्राइवेट प्लेन में अपने खानदान को लेकर फाइटर को लेकर पहुंच गया अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान वो पहुंचा जलालाबाद। उस समय तक जलालाबाद तक किसी का कंट्रोल नहीं था। वहां का कोई लोकल एक जैसे और अलग अलग जगह वॉरलॉर्ड थे, वहां का कोई लोकल वॉरलॉर्ड था जो बिन लादेन उसे पहले से जानता था सोवियत जिहाद के टाइम से। तो उसने कहा कि मैं आ रहा हूं। उसने कहा भाई आजा। अब 1996 में क्या हुआ, कुछ ही महीने के 3-4 महीने के बाद ही ऐसे ओसामा बिन लादेन के जलालाबाद में आने के बाद तालिबान ने वहां पे आके कब्जा कर लिया जलालाबाद में। अब जब तालिबान ने वहां पर कब्जा करा तो ओसामा बिन लादेन ने कहा तालिबान से कि आप मेरे को शरण दे दीजिए, आप मेरे को शरण दे दीजिए, मैं यहां पर रहूंगा, मैं आपके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, और बल्कि मैं आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूंगा। आप इस्लामी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। अहमद शाह मसूद से बेसिकली जितने भी कट्टर इस्लामी है वो सब छिड़ते थे।
क्योंकि वो थोड़ा फिर भी एक तरह से थे तो सारे ही वॉरलॉर्ड सब जिहादी, पर जिसे कहते हैं ना कोई कम कट्टर कोई ज्यादा कट्टर, वो वाला फंडा था, थे सारे ही जिहादी, ठीक है ना। तो एनीवे, तो उसने कहा, तो ओसामा बिन लादेन, जैसे अब आपने पता है, सबने नाम सुन रखा है ओसामा बिन लादेन का, दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं है नाम नहीं सुन रखा 9/11 के चक्कर में। अभी तक 9/11 नहीं होता, अभी तक वो छोटे लेवल के अलकायदा वगैरह हमले कर रहे थे, अलग अलग देशों में स्लीपर सेल बना रखे थे, बम धमाके, सुसाइड बॉम्बिंग कर देना, अमेरिकनों पे हमला कर देना, ट्रक लेके मार देना 4 लोगों को, इस टाइप की हरकतें करते रहते थे अलकायदा वाले। पर वो CIA की नजर में 92-93 से ही आने स्टार्ट हो गए थे अलकायदा वाले। तो जब उसने कहा, तो तालिबान ने कहा कि भाई ऐसा है, हम तभी मानेंगे जब आपको बैत लेनी पड़ेगी। तो ओसामा बिन लादेन ने एकदम घुटनों में बैठ के, हाथ पकड़ के, चूम के मुल्ला उमर की बैत ली थी। तो ये किसी को नहीं पता, पर जिसने पढ़ रखा है हिस्ट्री डिटेल में, उसे पता है कि मुल्ला उमर ने फिर उसे कहा था कि ठीक है भाई, तू मुसलमान है, मैं तेरे को अपना वचन देता हूं, वादा करता हूं कि तू मेरे उसके अंडर में आता है, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तू रहे आराम से। तो ये हो गया 1996 तक, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि 96 में जब तालिबान ने लगभग 40-45% अफगानिस्तान पे कब्जा करा, तो एक कंधार में बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई, जिसमें पूरे अफगानिस्तान से कहते हैं 1200 से 15 उलेमा और मौलवियों को बुलाया गया, ठीक है, मुफ्ती मौलवी उलेमाओं को। और 1996 अप्रैल की बात है ये, कंधार में ये फैसला करा गया, 1 हफ्ते तक चली वो मीटिंग, उसमें अफगानिस्तान के सारे मौलवी और उलेमा थे। उन्होंने ये घोषित करा कि ये जो मूवमेंट है तालिबान, यही ओरिजिनल सरकार है, जिसका नाम हम रखेंगे इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। और मुल्ला उमर को घोषित करा गया अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन का बेसिकली मतलब है कमांडर ऑफ द फेथफुल, एक रिलीजियस टाइटल है ये। और अमीरुल मोमिनीन प्रेजेंट टाइम में ये टाइटल किसी को नहीं दिया गया है। अमीरुल मोमिनीन का मतलब ये होगा बेसिकली कि राजा, मतलब एमीर ऑफ ऑल मुस्लिम्स ऑफ अफगानिस्तान, की सारे मुस्लिम जो अफगानिस्तान के हैं उनका एमीर या राजा। तो अमीरुल मोमिनीन ये प्रेजेंट टाइम में कोई टाइटल दिया नहीं गया, काफी मतलब कई, जिसे कहते हैं 101 साल बाद ये टाइटल किसी को प्रेजेंट टाइम में मिला था। मतलब चाह तो पाकिस्तान के हमारे नवाज शरीफ रहे थे कि हमें वो लोग अमीरुल मोमिनीन घोषित कर दें कि अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की मदद कर रहे हैं, पर घोषित मुल्ला उमर को कर दिया गया। तो ये एक और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं इस बारे में। जब ये अमीरुल मोमिनीन घोषित करा गया, तो मुल्ला उमर को, जैसे 2001 में अमेरिका ने इन्वेजन करा था अफगानिस्तान में, और 2000 जैसे आपको पता 21 तक 20 साल तक रहे थे, तो मुल्ला उमर की किसी ने शक्ल नहीं देखी थी, किसी ने कोई फोटो नहीं थी, कुछ नहीं थी। एक स्केच था जिसमें एक आंख गायब है, क्योंकि मुल्ला उमर की एक आंख खराब हो गई थी सोवियत के टाइम पे जिहाद लड़ते समय, एक आंख में कुछ श्रापनेल वगैरह घुस गया था, तो एक आंख से काना था। और उस समय जब उसे अमीरुल मोमिनीन घोषित करा, तो वो कंदाहार की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, जो अहमद शाह दुरानी के टूम के सामने है, वहां पर खड़ा हुआ। और वहां पर उस कंदाहार की मस्जिद में जो प्रॉफिट मोहम्मद का क्लोक, जो चोगा है, वो रखा हुआ है कई सौ सालों से। तो वो लेकर वहां पर आया, और उसने ऐसे करके चोगा लहरा के ना सब लोगों के सामने, एक जिसे कहते हैं कि अपनी अथॉरिटी प्रूव करने के लिए अमीरुल मोमिनीन की, ऐसे करके यूं करके चोगा लहराया, और सब लोगों ने एकदम पगड़ियां उठानी, फेंकनी, ऐसे उसके पैरों पे चालू कर दी, उसके खिलाफ बैत, मतलब उसके प्रति बैत लेने के लिए, जो हजारों की भीड़ थी। तो उस समय की एक वीडियो है, आप चाहे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मुल्ला उमर प्रॉफिट क्लोक करके। कोई बीबीसी का रिपोर्टर वहां घूम रहा था अफगानिस्तान में, जो वॉर जर्नलिस्ट वगैरह नहीं होते, जो वॉर की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, वो बीबीसी का कोई जर्नलिस्ट घूम रहा था। तो उसने देखा कि हजारों की तादाद में लोग वहां कंधार की बड़ी मस्जिद में जा रहे हैं। तो उसने किसी से पूछा क्या हो रहा है, तो लोगों ने कहा कि कुछ प्रोग्राम है। तो उसने चुपके से कैमरे से, क्योंकि वेस्टर्नर तो वैसे ही पसंद नहीं करते थे, उसने भीड़ में खड़े होकर चुपके से एक अपने कैमरे से ऐसे जूम करके दूर से वीडियो बनाई थी। वो 20-25 सेकंड की एक वीडियो, उसमें वो दिखा रहे हैं कि वो घोषणा कर रहे हैं स्पीकर में, लाउड स्पीकर में, हजारों की तादाद में लोग खड़े हुए। तो फिर एकदम वो मुल्ला उमर ऐसे करके मुंह छुपा के बैठा हुआ, पगड़ी पहनी हुई है। उसके बाद फिर वो यूं खड़ा हो गया, ऐसे करके चोगा लहरा रहा प्रॉफिट मोहम्मद का। अब वो दूर से वीडियो बनी हुई है, उसमें सिर्फ इतना दिख रहा है कि ब्लैक पगड़ी पहन रखी है, पूरे तो कपड़े पहन रखे थे, और दाढ़ी है भयंकर लंबी दाढ़ी, इतनी घनी दाढ़ी। और वो दूर से इतना कर रहा था, उसकी शक्ल किसी ने देखी नहीं थी, किसी को नहीं पता था कैसा दिखता है। तो अमेरिकन भी 20 साल तक ढूंढते रहते, वो मिला नहीं था। बाद में पता चला था कि अमेरिकन बेस के 1.5 किलोमीटर बाहर, 1.5 किलोमीटर दूर ही मारा गया था बुढ़ापे में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तो मतलब अमेरिकन उसे ढूंढ नहीं पाए थे। 1.5 किलोमीटर दूरी रह रहा था अमेरिकन के बेसिस से, जब अमेरिका ने इन्वेजन कर दी थी अफगानिस्तान की। तो उसकी बस एक वही एक वो 20-30 सेकंड की वीडियो है, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी अगर कोई देखना चाहे तो। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सीक्रेटिव था और एकदम बिल्कुल कट्टर था। फिर उसने जब अमीरुल मोमिनीन घोषित करा गया, तो फिर आईएसआई का भी ध्यान गया कि भाई अब तो इस पर लेजिटिमेट आ गया, अब हम इसे प्रॉपरली सपोर्ट देना स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा हुआ कि इनके जो फाइटर्स थे, जब इन्होंने लड़ना चालू, उसके बाद 96 के बाद इन्होंने कहा कि अब हम काबुल पे चढ़ेंगे। तो इस समय इन्हें क्या होता था कि लड़ाइयों में कई बार फाइटर्स घायल हो जाते थे, कुछ और इनको पाकिस्तान के जो मदरसा थे, जो सोवियत जिहाद के टाइम पे बनाए गए थे,
तो ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के पूरे बॉर्डर पे थे, ये सारे मदरसे खुल रखे थे, तो इनको, क्योंकि उन जो मदरसों में पढ़ रहे थे जो पाकिस्तान में भी इस तरफ पढ़ रहे थे वो भी पश्तूनी थे, तो एक वो उनको उस तरफ तालिबान के प्रति था, तो इधर से मदरसों से पाकिस्तानी जो पश्तून थे वो भी जाते थे, और जो अफगान रिफ्यूजी जो रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे थे पाकिस्तान के अंदर वो भी जाते थे उनके पास लड़ने के लिए। मतलब तालिबान के पास एक पूरा बेस था कि अगर यहां पर कुछ घायल हो गए या फाइटर्स की कमी पड़ रही है तो पाकिस्तानी मदरसों से उठ के एकदम 5,000 बच्चे भेज दिए पूरा मदरसा। वहां पर पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी, जमात उलेमा इस्लाम, वो बिल्कुल एकदम जो है स्टॉन्च सपोर्टर थी तालिबान मूवमेंट की। जमात उलेमा इस्लाम वही है जिसने हमारे बंटवारे के टाइम पे भी काम करा था, खैर वो एक अलग टॉपिक है, और वो उस समय पे भी है, वो शब्बीर अहमद उस्मानी ने बनाई थी 1940s में, जब ये बंटवारे के लिए जो पाकिस्तान के मांग के टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अलाइंड हुआ था, तो वही पार्टी जमात उलेमा इस्लाम, और उनकी जो मदरसा है सबसे बड़ी हक्कानिया, जो कि अकोरा खटक खैबर पख्तूनख्वा में, वहां से और भी जो छोटे छोटे मदरसे जो पूरे जो जिसे कहते हैं फाटा और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो पश्तून इलाका है जो पूरा पाकिस्तान का, वहां से उन्हें रेगुलरली बच्चे मिलते थे। मतलब वो लोग, आप ये मान लीजिए वो सामिउल हक और वो फजलुर रहमान जो वहां के लीडर थे, वो अपने मदरसे 6-6 महीने के लिए बंद कर देते थे कि बच्चों मदरसा बंद करो, अफगानिस्तान में जिहाद लड़ने जाओ तालिबान के साथ मिलकर, मदरसे साल में 6 महीने के लिए बंद हो गए और यहाँ से बच्चे लड़ने जा रहे हैं। तो उनके पास लड़ने वालों की कमी नहीं थी, फाइटर्स ऑलरेडी जो अफगानिस्तान के अंदर भी 20-25 हजार हो ही गए थे, जलालुद्दीन हक्कानी ने जो सपोर्ट करता उसके भी 8-10 हजार फाइटर मिल गए थे, और पाकिस्तान की मदरसों से भी इन्हें रेगुलर सपोर्ट जाता रहता था। ठीक है, तो जब इन्होंने 1996 के अप्रैल में घोषणा करने के बाद सितंबर में ये पहुंचे काबुल के बाहर, और इनके पास उस समय तक हथियार वगैरह आईएसआई ने सप्लाई करने स्टार्ट कर दिए थे। सितंबर 1996 में इन्होंने काबुल कैप्चर कर लिया तालिबान ने, और अहमद शाह मसूद को वापस भाग के पंशीर जो वैली जो उसका बेस है, जो उसका जो ताजिक इलाका है अफगानिस्तान का, वो वहां चले गए, वहां से भाग गया। तो इस समय तक सारी पावर खत्म हो चुकी थी अफगानिस्तान के, लगभग सारे मजार शरीफ, हेरात, बल्ख, कुंदूज, गजनी, घोरी, जितने बड़े बड़े शहर थे, और ये मैंने जैसे आपको बताया हेलमंद, कंदाहार, उरुजगान, जाबुल, तो ये तो इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड थे। इधर पख्तिया खोज जो हक्कानी के स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, तो वो भी तालिबान के कंट्रोल में आ गए। तो इन्होंने टोटल मतलब 3/4 अफगानिस्तान पे सितंबर 1996 में कब्जा कर लिया। और वो बचा, तो उस समय जब इन्होंने कब्जा करा तो उस समय फिर जो जितने भी इनके अपोजिशन वाले ग्रुप्स थे जो पहले आपस में भी लड़ रहे थे, उन लोगों ने सबने मिलकर एक नॉर्दर्न अलायंस नाम की एक वो बनाई कि हम एक ये ग्रुप बनाते हैं जो तालिबान के अपोजिशन में बनाएंगे। तो उसमें क्या बोलते हैं, अहमद शाह मसूद, गुलबुद्दीन हेकमतयार भी उनके साथ मिल गया, जो उस समय ईरान भाग गया था 94 में तालिबान से बचने के लिए, और अब अब्दुल रशीद दोस्तुम जो उज्बेक वॉरलॉर्ड था वो भी इनके साथ मिल गया था नॉर्दर्न अलायंस में। तो ये सब लोगों ने मिलकर नॉर्दर्न अलायंस बना के बोला। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है कि तालिबान जो जो इलाकों में उन्होंने कैप्चरिंग करी, अब उन्होंने लगाया शरिया। तालिबान का जैसे आपको बताऊं, वो बेसिकली देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है। देवबंदी एक मतलब सुन्नी इस्लाम के अंदर ही एक देवबंदी एक फिरका होता, तो वो देवबंदी मुसलमान है जो तालिबान है, और अफगानिस्तान में अधिकतर लोग देवबंदी हैं। तो तालिबान एक बेसिकली देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसलिए उन्हें पाकिस्तान के जितने देवबंदी जो पॉलिटिकल और इस्लामिस्ट पार्टी थी वहां से सपोर्ट मिलता था और फाइटर्स भी मिल जाते थे, पर थी वो मेजोरिटी पश्तून मूवमेंट। तो जब उन्होंने करा तो उन्होंने लगाया शरिया लॉ, एकदम बिल्कुल कट्टरवाद, एकदम टैंकर चलवा दी, शराब के पूरे ठेके पे बोतलें फुड़वा दी, सिगरेटें जलवा दी। उन्होंने नई नई डिक्टेट निकालते थे तालिबान वाले, घोषित तो करी दी थी उन्होंने अपनी इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। तो और उन्हें 3 देशों ने रिकॉग्नाइज करा था तालिबान गवर्नमेंट को, जो फर्स्ट टाइम आई थी 96 में, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई, इन 3 देशों ने रिकॉग्नाइज करता और किसी ने नहीं करता, क्योंकि बाकी जितने भी अपोजिशन वाले ग्रुप्स थे वो सारे पंजशीर के इलाके में नॉर्दर्न अलायंस बना के बैठ गए थे, जो मैंने जैसे आपको बताया। तो प्रेजेंट सिचुएशन ये थी कि 3/4 इलाके में अफगानिस्तान के इनका कब्जा आ गया था, और उन्होंने भयंकर एकदम शरिया लॉ लगाना स्टार्ट कर दिया था कि औरतें घूमेंगी पूरे शटलकॉक वाले बुरके में, दाढ़ी नहीं कटवाएंगे लोग, शराब पीने पे तो फिर कोड़े पड़ेंगे, ठीक है, एडल्ट्री के लिए सजाए मौत, स्टोनिंग टू डेथ करनी स्टार्ट कर दी थी, पत्थर मार मार के जान से मारना। मतलब उन्होंने बेसिक उन्होंने कहा कि भैया हम चलेंगे किताब से, जो शरिया लॉ में लिखा है हम वो करेंगे पूरा फॉलो। उन्होंने फिर जो वो बैन कर दिया, टीवी वगैरह में पिक्चरें, जो विदेशी पिक्चरें बैन कर दी, रीलें जला दी, और फिर उन्होंने बिल्कुल जैसे कहते हैं कट्टरवाद शरिया लगाना स्टार्ट कर दिया। ऐसी एक वो है वीडियो की, देखना चाहेगा यूट्यूब पे, कि वही बीबीसी वाले रिपोर्टर जो वहां घूमते थे उन्होंने बनाई। एक दिन कोई वो घोषणा हो रही थी तो उसने लोगों से पूछा भाई क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी वो तालिबान एक को क्या हुआ कि एक कोई ससुर ने अपनी
बहू का रेप करा, तो उसने बहू ने तालिबान से शिकायत करी, तो अब तालिबान वाले पूरे गांव वालों को बुला के फुटबॉल स्टेडियम में बुला रहे हैं और बहू के हाथ में बंदूक देके ससुर के खोपड़ी में लगवाएंगे पूरे शहर के सामने। तो वो इस टाइप का करते थे, ऑन द स्पॉट जस्टिस। तो लोग, थोड़े बहुत लोगों को सपोर्ट भी था, खुश भी था, क्योंकि इस्लामिक जो एक उनका था एंगल, तो उसको तो वो लोग सपोर्ट कर ही रहे थे। ऊपर से फिर मुल्ला उमर जो था वो अमीरुल मोमिनीन घोषित हो गया था, तो एक वो भी रिलीजियस एंगल था। प्लस तालिबान जो थे वो करप्ट नहीं थे बिल्कुल भी, वो और वॉरलॉर्ड्स की तरह काम नहीं करते थे कि भाई पैसे ले लिए, रिश्वत ले ली, या नशे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो एकदम बिल्कुल जैसे कहते हैं कट्टर इस्लाम, कट्टर शरिया लॉ, वो उस टाइप के लगा था। तो उन्हें लोगों का सपोर्ट भी था। लोगों ने कहा यार हमारे देश में 15 साल से ऊपर हो गए, लड़ाइयां ही चल रही हैं, बुरा हाल है, अब इनके आने पर थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। तो ये सिचुएशन हो चुकी थी। अब जाते जाते एंड में इसका पार्ट 3 में हम आगे की बात करेंगे। 1998 में कीनिया की एम्बेसी में बॉम्बिंग करवाई थी अलकायदा ने, और एक यूएस का वॉरशिप था, वो यमन में सुसाइड बॉम्बिंग करवा के फुड़वाया था। तो इसके चक्कर में यूएस ने 96 के बाद जब तालिबान गवर्नमेंट आ चुकी थी, काबुल पे कब्जा कर चुकी थी, और ये सऊदी, यूएई और पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज कर दिया, तब से ही अमेरिका ने प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया तालिबान की गवर्नमेंट के ऊपर कि आप हमें ओसामा बिन लादेन को एक्स्ट्राडाइट करके हमारे हवाले कर दीजिए। तो आज का यही खत्म होता है 98 99 पे। अब अगली वीडियो में इसके बाद बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।